Hello everyone, you all are welcome in our favorite channel online एग्जाम सेंटर। हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनटीएससी की तैयारी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। उसी के सीरीज में हम सोशल साइंस का सेकंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और सोशल साइंस की अब आपको डेली एक न्यू वीडियो टॉप 40 क्वेश्चन के मिलेंगे। सो आप आराम से अपनी तैयारी करिए, हम आपके हेल्प के लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 हमसे पूछ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर दैट इज लॉर्ड कैनिंग। उनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज चार्ल्स जॉन कैनिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 162 की ओर प्रोसीड करते हैं। बाय विच नेम वॉज पंजाब नोन इन रामायण एंड महाभारत। पंजाब को रामायण महाभारत में किस नाम से जाना जाता था? तो हमारे पास ऑप्शन है पंचनाद, सपत सिंधु, पंता, पोटामिया, लाहौर, सूबा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पंचनाद। पंचनाद का मतलब है ग्रुप ऑफ 5 रिवर। पंचनाद 5 रिवर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर आप जब आप सॉल्व कर लोगे फिर साथ साथ सॉल्व करिएगा, देखिएगा, चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। इन विच ईयर वॉज गुरु तेग बहादुर जी बॉर्न। किस साल हमारे गुरु तेग बहादुर जी पैदा हुए थे? गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर जी थे सिख के धर्म गुरु थे। उनकी जो बर्थडे था वो 1621 में था। उनकी जयंती 1621 की थी और वो अमृतसर में पैदा हुए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। टू होम डिड गुरु हरराय जी सेंट दिल्ली व्हेन ही वॉज कॉल्ड बाय मुगल एम्परर औरंगाबाद। जब गुरु हरराय जी को मुगल के शासक औरंगजेब के द्वारा दिल्ली बुलाया गया तो उन्होंने किसको भेजा था? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 1 पृथ्वीचंद, ऑप्शन 2 राम राय, ऑप्शन 3 धीरमाल, ऑप्शन 4 हर कृष्ण जी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 दैट इज राम राय। गुरु हरराय जी ने राम राय को दिल्ली भेजा था जब उनको गुरु हरराय जी को मुगल एम्परर औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। क्वेश्चन नंबर 165 हमसे पूछ रहा है, हु इज क्रेडिटेड फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला वो व्यक्ति कौन था जिन्होंने स्वराज की मांग की थी और वो कांग्रेस प्लेटफॉर्म का पहला कांग्रेस का ही एक मेंबर था? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले पर्सन थे जिन्होंने वो कांग्रेस से रिलेटेड थे और उन्होंने स्वराज की मांग की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। क्वेश्चन नंबर 166। विच गुरु साहिब स्टार्टेड द मंजी सिस्टम। कौन से गुरु साहिब जो थे वो मंजी सिस्टम स्टार्ट किए थे? मंजी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो सिक्किज़ में रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, वो जो धर्म को फैलाने के लिए एक मंजी सिस्टम स्टार्ट किए थे। तो इसको स्टार्ट करने वाले गुरु साहिब गुरु अमरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग बंदा सिंह बहादुर रूल। बंदा सिंह बहादुर जी के शासन के टाइम पे कैपिटल को सिटी कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास खन्ना, सिरहिंद, लोहगढ़, कैथल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज लोहगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज लोहगढ़। लोहगढ़
बंदा सिंह बहादुर जी के शासन के टाइम पे उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जो कि महाराष्ट्र में है। बंदा सिंह बहादुर जी जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे उस टाइम के, और उन्होंने कई वॉर जीते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 हमसे पूछ रहा है, व्हेन वॉज द गदर पार्टी फॉर्म? गदर पार्टी कब फॉर्म की गई थी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 1913। 1913 में गदर पार्टी फॉर्म बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी Italy was divided into how many states, and which one was ruled by Italian princely house? इसमें हमसे पूछा है कि 19th सेंचुरी के टाइम पे इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, और कौन सा स्टेट उस स्टेट का नाम क्या था जिसमें इटालियन प्रिंस का घर था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 7 सर्दिनिया पीडमोंट। यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पे इटली जो था 7 स्टेट में डिवाइडेड था, और जहाँ पे इटली के शासक की इटली प्रिंसली हाउस था उस स्टेट का नाम था सर्दिनिया पीडमोंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 हमसे पूछ रहा है कि इन फ्रांस द फीमेल एलिगोरी वॉज नेम्ड एज। फ्रांस में फीमेल एलिगोरी का क्या नाम था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज मैरियान। फीमेल एलिगोरी उस टाइम पे सिंबल हुआ करती थी फ्रांस की रिपब्लिक की, और उसका नाम था ऑप्शन 4, दैट इज मैरियान। क्वेश्चन नंबर 171। अ लिबरल colonial officer who formulated new rules to restore the freedom of the press in India was। हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर था जिन्होंने नए नए नियम बनाए थे ताकि इंडिया की प्रेस फ्रीडम को मेंटेन किया जा सके? सो राइट आंसर इज ऑप्शन विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने नए रूल्स बनाए थे ताकि प्रेस की फ्रीडम को इंडिया में बनाया जा सके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये वन लाइनर टाइप का, जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा मैं ऑलरेडी कर दिया करूँ, बाकी हम वन लाइनर के थ्रू करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 172। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क? हमसे पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है। सो हमको ऑप्शन है यहाँ पे मिला हुआ है भूटान, इंडिया, नेपाल, चाइना। सो एज वी नो दैट सार्क के मेंबर में भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्ट हुआ था, बट चाइना हमारा मेंबर नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज चाइना। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। क्वेश्चन नंबर 173 हमसे पूछ रहा है, वाई वॉट नेम द कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम दमन टू गोवा आर नोन एज? दमन टू गोवा से लेकर के जो कोस्टल तटीय प्लेन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो एज वी नो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज कोंकण कोस्टल प्लेन। दमन से लेकर गोवा तक के कोस्टल प्लेन को हम कोंकण कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज बहुत ही स्मॉलेस्ट है? तो हमको यहाँ पे मिला हुआ है लुधियाना, भटिंडा, गुरदासपुर, पठानकोट। सो हमको पता है कि सब इनमें दिए हुए ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज पठानकोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स नॉर्मली एक्सपीरियंस द कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल? हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा रीजन है जो नॉर्मली कन्वेक्शनल टाइप्स ऑफ रेनफॉल को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। सो
हमको ऑप्शन यहाँ पे मिला हुआ है इक्वेटोरियल रीजन, साउथ पोलर रीजन, नॉर्थ पोलर रीजन, ग्लेशिएटेड रीजन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। बाकी सब आइस वाले रीजन हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 हमसे पूछ रहा है रावी, झेलम एंड चेनाब आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। रावी, झेलम एंड चेनाब जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है हमारे पास गोदावरी, गंगा, यमुना, सिंधु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज सिंधु। सिंधु की सहायक नदियाँ ये सारी हैं रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, इंडस, ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ वी शेप्ड वैली। दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा एजेंट्स है जो वी शेप की वैली घाटी फॉर्म करती है। सो एज वी नो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज रिवर। रिवर के थ्रू जो है वी शेप की वैली का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 दैट इज रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 178। विच टाइप ऑफ सॉइल इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन पंजाब। किस टाइप की मृदा जो है मेनली पंजाब में पाई जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। पंजाब की जो सॉइल है, मृदा है, बहुत ही उपजाऊ होती है और एलुवियल सॉइल उसी टाइप की उपजाऊ मृदा होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज एलुवियल सॉइल। इट मीन्स पंजाब में मेनली एल्यूवियल टाइप की सॉइल मिलती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज एल्यूवियल सॉइल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 से पूछ रहा है विच इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा रूट एक्सप्रेस है, वे है जो फर्स्ट है अपने इंडिया का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज मुंबई पुणे। मुंबई पुणे जो है फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 मुंबई पुणे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। क्वेश्चन नंबर 180 हमसे पूछ रहा है द फूड नीड्स ऑफ एनी कंट्री आर डिटरमाइंड बाय। जो भोजन की ज़रूरत होती है किसी देश की, उसको हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। सो सबसे पहले हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि पॉपुलेशन की साइज क्या है और उसके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कैसी उनकी कमाई है। दूसरा ऑप्शन से पूछ रहा है जोग्राफिकल साइज ऑफ एरिया, मतलब कि कंट्री की जोग्राफिकल भूगोलिक आकार कैसी है, भौगोलिक आकार कैसी है और कितनी लंबी चौड़ी है। थर्ड ऑप्शन से बोल रहा है अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, मतलब शहरी जनसंख्या। फोर्थ बोल रहा है द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। तो हम देख रहे हैं कि केवल हम जोग्राफिकल एरिया को देख करके नहीं डिटरमाइन कर सकते, ना ही शहरी जनसंख्या देख करके, ना ही ग्रामीण जनसंख्या। किसी भी देश के फूड नीड को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पॉपुलेशन को जानना और उसके लिविंग स्टैंडर्ड को पता करना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। क्वेश्चन नंबर 181 हमसे पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू डैश 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 स्टेट। इनमें से दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे इंडिया में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इसमें दिए हुए ऑप्शन पास है बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, बिहार, मिजोरम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज मिजोरम। मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीच से क्रॉस होता है और ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, द एरिया विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स इन इंडिया आर ऑफ, ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी। हमसे पूछ रहा है कि जूट मिल की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एरिया वाइज इंडिया में कौन से स्टेट में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है जूट मिल की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने इंडिया में पाई जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव वीटो पावर। हमसे पूछ रहा है दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके पास वीटो पावर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वीटो पावर केवल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के पास है। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रांस है जो कि परमानेंट मेंबर है, चाइना है वो भी परमानेंट मेंबर है, रशिया है वो भी परमानेंट मेंबर है, इंडिया जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है जबकि नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। क्वेश्चन नंबर 184 हमसे पूछ रहा है द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है वो कौन से देश से लिया गया है। ऑप्शन हमारे पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल लिया गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। क्वेश्चन नंबर 185 हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर टेकन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। यहाँ पे हमसे पंजाब स्पेसिफिक पूछ रहा है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये पंजाब के हम पिछले साल के क्वेश्चन लिए हैं इसलिए इसमें पंजाब स्पेसिफिक पूछा है। अगर हम मध्य प्रदेश का दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से पूछ सकता है। जिस भी स्टेट का हम स्पेसिफिक एनटीएससी पेपर देंगे वहाँ का स्पेसिफिक हमको लोकसभा राज्यसभा के सीट हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पंजाब के स्टेट से लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 7 मेंबर लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 हमसे पूछ रहा है हु इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरेट फॉर द इलेक्शन ऑफ अवर प्रेसिडेंट। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरेट बनाया जाता है उनमें कौन शामिल होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि सभी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी हर एक जगह के इलेक्टेड मेंबर को ही इसमें शामिल किया जाता है, ना कि लोकसभा के सारे मेंबर, ना कि राज्यसभा के सारे मेंबर और ना ही लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। क्वेश्चन नंबर 187 हमसे पूछ रहा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ विच एग्रीमेंट। जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एग्रीमेंट शामिल किया गया है वो कौन से एग्रीमेंट का हिस्सा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज पंचशील। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की ओर। क्वेश्चन नंबर 188 हमसे पूछ रहा है इंडिया अपोजेज स्ट्रांगली एट इंटरनेशनल लेवल फॉर विच इशू। इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल में किस इशू को सबसे ज़्यादा अपोज करता है, विरोध में रहता है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, फॉरेन कंपनीज, कॉमनवेल्थ नेशन, टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, जो हर आतंकवाद का जो भी रूप हो उन सबको
इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में। क्वेश्चन नंबर 189 हमसे पूछ रहा है विच राइट्स आर नॉट गिवन टू फॉरेनर। ऐसा कौन सा अधिकार है जो हम फॉरेनर मतलब विदेशी को हम नहीं देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए पॉलिटिकल राइट, मतलब पॉलिटिकल राइट हम विदेशियों को नहीं देते हैं बल्कि हम इकोनॉमिक राइट देते हैं कि वो यहाँ पे आके फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सोशल राइट मतलब उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। फोर्थ इकोनॉमिक मतलब सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सेम है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज पॉलिटिकल राइट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 से पूछ रहा है द चीफ मिनिस्टर जनरली बिलोंग्स टू। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किससे संबंधित होता है। हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है हर एक स्टेट का अपना अपना चीफ मिनिस्टर होता है, तो जो कि हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से का मेंबर होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 हमसे पूछ रहा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर इंडिया ऑन। जो फ्री एंड कंपलसरी, जो फ्री में हमको मिलता है और कंपलसरी एजुकेशन होता है ज़रूरी, जो कि 6 से 14 साल के 6 से 14 साल के उम्र तक की जो एज रहती है उसमें हमको फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपलसरी हमको एजुकेशन लेना ही है। ये इस टाइप का नियम बनाया गया इंडिया में ताकि सभी लोग शिक्षित रहें, सभी लोग अपने अधिकार को जानें। ये हमारे इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार इंडिया में इस सभी जगहों पे लागू किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। क्वेश्चन नंबर 192 हमसे पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय जुडिशरी एंड कोर्ट्स, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, responsibility of executive towards legislative. So right answer is option 2 that is power of judicial review by judiciary and courts। मतलब कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो है ये सभी पार्लियामेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू वो जुडिशरी से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि जुडिशरी और पार्लियामेंट हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। क्वेश्चन नंबर 193 हमसे पूछ रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन द पॉपुलेशन ऑफ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड। जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है व्हीट रिवोल्यूशन, पैडी रिवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति हम बोलते हैं अनाज के जो गेहूं और चावल का जो अत्यधिक मात्रा में जो पैदावार हुआ था उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति बोलते हैं। वीट के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर क्रांति नहीं आई है कि हम वीट रेवोल्यूशन बोले या फिर पैडी रेवोल्यूशन बोले, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में आते हैं। और ऑप्शन 4 जो वाइट रेवोल्यूशन दिया हुआ है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब दूध के प्रोडक्शन को हम सफ़ेद क्रांति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है व्हीट एंड राइस का प्रोडक्ट अत्यधिक मात्रा में उत्पादन, तो वो हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑप्शन 3। राइट आंसर है ऑप्शन 3 दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि येलो रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं। तो येलो रिवोल्यूशन जो होता है, जो कि हम पिछले सीरीज में एक क्वेश्चन पढ़े थे, येलो रिवोल्यूशन जो होता है ऑयल एंड ऑयल सीड से रिलेटेड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 के। क्वेश्चन नंबर 194 हमसे पूछता है द रिवॉर्ड गिवन टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज फैक्टर सर्विस इज कॉल्ड। जो एंटरप्रेन्योर को फैक्टर सर्विस के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है इंटरेस्ट, रेंट, वेज, प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज प्रॉफिट।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। When more than required laborer are employed in any occupation, then these extra laborer is called which type of employment? जब किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हमको ज़रूरत से ज़्यादा लेबर होते हैं, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो इस टाइप के बेरोजगारी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 3 दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 हमसे पूछ रहा है द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। जो रेवेन्यू वित्त और उसके खर्चे से रिलेटेड जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। आप लोग याद रखिएगा कि अगर रिजर्व बैंक जो पॉलिसी बनाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 दैट इज फिस्कल पॉलिसी। मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रही हूँ, आप लोग अपना ऑप्शन सॉल्व करते करते टाइम इसको टिक कर लीजिएगा और नोट्स बना करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन किसी भी एग्जामिनेशन का की फैक्टर होता है और सिलेक्शन डिसाइड करने का, और रिवीजन ही सिलेक्शन को डिसाइड करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 हमसे पूछता है गवर्नमेंट पॉलिसी 196 हमारा हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 197 हमसे पूछ रहा है व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे इंडिया में कब लॉन्च की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज 1991। 1991 में इंडिया की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 1991। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। इन इंडिया %% ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा। गरीबी रेखा से कम के गरीबी रेखा वो होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं इसके नीचे वाले लोग बहुत ही गरीब रहते हैं, उसके ऊपर वाले मिडिल, फिर रिच, फिर वेरी मच रिच। तो हम डिसाइड करते हैं कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। तो कितने परसेंट हमारे इंडिया के लोग जो हैं गरीबी में है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज 21.9%। 21.9% लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, सॉरी बिलो पॉवर्टी लाइन में है। क्वेश्चन नंबर 199 से पूछ रहा है अंडर मनरेगा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लेबरर्स इन इंडिया। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, सरकार ने कितने दिन का रोजगार लेबरर मतलब कि लेबर को प्रोवाइड किया है? तो हम यहाँ राइट आंसर है हमारा 100 ऑप्शन फर्स्ट दैट इज 100 दिन का रोजगार देता है। यहाँ किस स्कीम के अकॉर्डिंग? मनरेगा स्कीम के अकॉर्डिंग। MNREGA मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पे। क्वेश्चन नंबर 200 हमसे पूछ रहा है बैंकिंग सर्विस आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बैंकिंग सर्विस जो है वो किस सेक्टर में हमारे इकोनॉमी के सेक्टर में आती है? हमारे इकोनॉमी की 3 मेन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी के अंदर होता है हमारा एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड सारे वर्क होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें सारी सर्विस आती है, जैसे टीचिंग हो गई, बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करे। तो बैंकिंग भी हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, जो हमारा पैसा जमा करता है या फिर हमको उधार देता है। जमा करता है तो जमा करने के साथ साथ हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, साथ में हमको इंटरेस्ट मिलता है। और साथ में अगर हमको उधार चाहिए तो हमको बहुत ही
कम इंटरेस्ट में उधार मिल जाता है, मतलब कि हम उधार लेंगे और साथ ही साथ हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम किसी इंसान से लेते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं। तो बैंकिंग सर्विस बहुत ही अच्छा माना जाता है इस चीज़ में। तो ये एक सर्विस है, सेवा काम है, इसलिए ये टर्सरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज सर्विस सेक्टर। अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कल आपकी नेक्स्ट वीडियो टॉप 40 क्वेश्चन की आएगी। ओके बाय, थैंक यू।